ओके, हम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट स्टेप को हम डिस्कस कर रहे थे जो कि था आइडेंटिफाइंग दिस रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक तो ये हो सकता है कि आप अपने एवरीडे फिनोमेना देख लो, आसपास जो आपको सोशल इश्यूज नजर आ रहे हैं, जो इश्यूज या फिनोमेनाज नजर आ रहे हैं, उनमें से आप कोई सिलेक्ट करके रिसर्च कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, आप इसको स्टडी कर सकते हो। एक और तरीका ये होता है रिसर्च फिनोमेना डिसाइड करने का। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को जब रिसर्च करने के लिए कहा जाता है तो सबसे ज्यादा इशू ये आता है किस टॉपिक पे स्टडी करना है, किस फिनोमेना को चूज करना है। ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप आसपास कोई आसपास के फिनोमेनास को, जो आपको करंट फिनोमेनास नजर आ रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप प्रायर रिसर्च फाइंडिंग्स को देख लो। प्रायर रिसर्च फाइंडिंग्स में मैं आपको ये कह रही थी कि मैं आपसे कहती हूँ कि एक स्टडी कंडक्ट हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि ये है कि एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ने से स्टूडेंट्स का की जो परफॉर्मेंस है, या आप ये कह लो कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सफर करती है। स्टूडेंट जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है उतना ज्यादा वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ये एक फाइंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यानी इससे मुझे पता ये चला है कि स्टूडेंट्स पे हुई है, लेकिन इन शॉर्ट मुझे ये पता चला है कि जब जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो कोई भी टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे उस पर परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहेगी, यानी उस पर परफॉर्मेंस आपकी इफेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसी को लेके आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एज इट इज इस टॉपिक पर स्टडी नहीं करना चाहती, क्योंकि एज इट इज टॉपिक पे स्टडी करने का कभी कोई फायदा नहीं होता। आपकी स्टडी कोई यूनिक फाइंडिंग ऐड करे, हम जरूर चाहते हैं कि वो कोई रिसर्च कंट्रीब्यूशन करे, वो लिटरेचर में कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करे, वो कुछ ना कुछ ऐड जरूर करे। तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय इसके कि मैं स्टूडेंट्स पे स्टडी करूँ, मैं स्टडी इस तरह से डिजाइन करती हूँ कि मैं देख लेती हूँ कि क्या जॉब सेक्टर में ये जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती है। यानी स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी एक स्टडी कंडक्ट हो चुकी थी कि स्ट्रेस बढ़ेगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगी। मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या जॉब्स में, या वो लोग जो कि प्राइवेट या आप ये कह लो कि पब्लिक सेक्टर में होते हैं, उनमें भी ये फिनोमेना इसी तरह से वर्क करता है कि क्या एक एम्प्लॉय अगर स्ट्रेस्ड होगा तो उसकी जॉब परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। मैं सेम रिसर्च टॉपिक उठाती हूँ, लेकिन मैं अपना सैंपल चेंज कर देती हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स की बजाय इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए एम्प्लॉयज पे स्टडी करती हूँ। अब मैंने टॉपिक कैसे चूज किया? अब मैंने टॉपिक चूज किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर रिसर्च फाइंडिंग्स। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेस हो चुकी थी, मैंने उनमें से एक रिसर्च उठाई जो कि मुझे अपील की, और उसे मैंने मॉडिफाई किया और दोबारा से अपना एक रिसर्च टॉपिक डिजाइन कर लिया। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप आसपास के फिनोमेनास को देख लें, अगर कोई करंट इशू है जो आपको अपील करता है उसको स्टडी कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई करंट टॉपिक आपको अपील नहीं कर रहा, कोई इशू आपको अपील नहीं कर रहा, तो आप प्रायर रिसर्च फाइंडिंग से कोई भी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। एक और चीज ये होती है कि आप कुछ फिनोमेनास को स्टडी करने में क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि आप किसी खास चीज को स्टडी करना चाह रहे होते हो। जैसा कि आप ये देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो फैमिली मेंबर्स कैसे कोप कर रहे हैं जिनकी फैमिली में कोई पर्सन कोरोना वायरस को एक्सपीरियंस कर रहा है। आप ये देखो, डेफिनेटली अगर कोई एक डिजीज है, या वो फैमिली मेंबर्स कैसे कोप करते हैं जिनमें बेसिकली कोई पर्सन कैंसर को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, कैंसर एक्सपीरियंस कर रहा है, कीमोथेरेपी दे रहा है, डेफिनेटली एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं उस पेशेंट को स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस पेशेंट के साइकोलॉजिकली क्या वो फील कर रहा है उसको स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो फैमिली भी इफेक्ट हो रही है, आसपास की फैमिली कैसे कोप अप कर रही है इस सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को। तो बाजुकात सिर्फ आपका इंटरेस्ट होता है किसी टॉपिक को लेके चलने में, उसकी कोई बेस नहीं होती, ना तो वो करंट इशू होता है, ना ही वो प्रीवियस रिसर्च से रिलेट कर रहा होता है, बस आप उसे स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हो। तो इनमें से कोई भी वे आप यूज करते हैं वो अपना रिसर्च क्वेश्चन या फिनोमेना
डिसाइड करने के लिए, उसके बाद आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हो। जब आप अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लेते हो, देन आप आते हो फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। अब आप उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि फिनोमेना में था क्या। अब इसमें आपके पास दो स्टेप्स आ जाते हैं। दो स्टेप्स में एक तो आपके पास थ्योरी आ जाएगी एंड सेकंड आपके पास हाइपोथेसिस आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि एक केस स्टडी आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, रिसर्च को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं एक, ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन थ्योरी और हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर सकूं। एक केस स्टडी रिपोर्ट हुई थी। अब ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, जहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर के पे काम हो रहा था। अब तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लोग हेल्प क्यों नहीं प्रोवाइड करते, तो आप मुझे बहुत सारी रीजंस दे दोगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती। ये वो टाइम था जब हेल्पिंग बिहेवियर पे काम अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में था। एक केस रिपोर्ट हुआ न्यूयॉर्क में, ये केस रिपोर्ट हुआ। एक वुमेन थी, किटी जिनोविस इसका नाम था। अब किटी जिनोविस को बेसिकली रेप कर दिया गया और उसका मर्डर हो गया। सिचुएशन इस तरह की थी कि किटी जिनोविस को बताया जाता है डे लाइट में सारा कुछ हुआ। कुछ लोग उसको चेस कर रहे थे, कुछ देर बाद वो वहां से भाग गई। वो आसपास लोगों को हेल्प के लिए बुला रही थी। फ्लैट्स थे, लोग उसको देख रहे थे क्योंकि डे लाइट थी, तो हर किसी को वो नजर आ रही थी, वो हेल्प के लिए बुला रही थी, लोग उसको देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इन द एंड जो कि उसके अटैकर्स थे, उन्होंने उसको चेस कर लिया और उसका रेप हो गया और इन द एंड उसका मर्डर हो गया। यहाँ पे दो साइकोलॉजिस्ट सामने आए जिन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि वो कौन कौन सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से लोग हेल्प नहीं करते, लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। अब आप देखो, अगर मैं अब आपसे पूछूं तो आप में से हर कोई मुझे बहुत सारी डिफरेंट रीजंस देगा, लेकिन ये वो टाइम था जब हेल्पिंग बिहेवियर के पे बिल्कुल काम अभी इनिशियल लेवल पे था। तो ये बेसिकली उन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने, लेटिन एंड डार्ले, साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। अब उन्होंने एक बेसिकली यानी रिसर्च क्वेश्चन क्या था, वो उन फैक्टर्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे जिसकी वजह से लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये रिसर्च क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की। थ्योरी थी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी बेसिकली थी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि जब आसपास लोग बहुत ज्यादा होते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन को विटनेस करने वाले या किसी क्राइम सीन को विटनेस करने वाले या किसी ऐसी सिचुएशन को विटनेस करने वाले जिसमें हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो बेसिकली जितने ज्यादा लोग होते हैं वो एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते चले जाते हैं एंड इन द एंड ये होता है कि हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। ठीक है, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करेंगे, जितने ज्यादा लोग इंक्रीज करेंगे, विटनेसेस इंक्रीज करेंगे किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे हेल्प रिक्वायर्ड होगी, रिजल्ट क्या होगा, वो एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जाएंगे। यानी अगर मैं इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि आप ये देखो कि ये क्लास में CRN GR बनाने का पर्पस क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे ना आप डालो और पता हो कि ये दो लोग हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करें। मैं सपोज ये कर लेती हूँ कि आपकी क्लास में कोई GRN CR नहीं है और मैं आपसे इस वक्त ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि मुझे कोई पर्सन फॉर एग्जांपल इन 24 लोगों की लिस्ट दे दे जो कि इस वक्त क्लास में प्रेजेंट है। आप क्या करोगे? अब इतने सारे, क्योंकि 24 पार्टिसिपेंट हैं इस मीटिंग में, आप लोग क्या करोगे? ऑटोमेटिकली एक पर्सन को ख्याल आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा ये सोचेंगी कि बाकी पूरी क्लास अभी है वो ये काम कर देगी, इसी तरह से हादी ये सोचेंगे कोई और कर देगा। एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जाना, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि हम में से हर कोई ये काम, मतलब हम में से हर किसी की ये काम की जिम्मेदारी है, और वो पर्सन खुद नहीं करेगा, उसे लगेगा इतने सारे बाकी लोग भी तो है ना जो कोई काम कर देंगे।
ये थी जी थ्योरी कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे शिफ्ट होगी और इन द एंड चांसेस कम होते चले जाएंगे कि हेल्प प्रोवाइड की जाए। क्या आप में से कोई मुझे ये डिफरेंस बता सकता है कि थ्योरी एंड हाइपोथेसिस में डिफरेंस होता क्या है? एक बात याद रखना आप लोग, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस का जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि थ्योरी ज्यादा ब्रॉडर होती है, एक्सप्लेनेशन ही होती है, लेकिन ये ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली आप उसको थ्योरी कहते हैं। अब आप ये देखो, थ्योरी डायरेक्टली टेस्टेबल नहीं होती, थ्योरी को टेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी मैंने आपको ये कहा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जितने लोग आसपास अवेलेबल हैं उन्हें लगेगा कि हर एक की जिम्मेदारी है, तो एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालेंगे और इन द एंड कोई भी सामने नहीं आएगा जो कि हेल्प प्रोवाइड करे। अब आप ये देखो, यहाँ 24 लोग हैं, क्या मेरे लिए ये जज करना पॉसिबल है कि पर्सन ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन सी पे डाली या पर्सन सी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन बी पे डाली? मुझे तो मतलब ये तो आपकी मेंटल थिंकिंग है ना, जो कि विजिबल ही नहीं है, डिफ्यूज आप कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके साथ बाकी लोगों को भी मैंने कहा है कि अटेंडेंस की लिस्ट चाहिए, लेकिन हर कोई एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शिफ्ट आप लोग करोगे या आपको लगेगा कि बाकी लोग भी इक्वली उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, ये चीज टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली टेस्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर पर्सन ए पर्सन बी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है, जरूरी तो नहीं है कि वो उसे वर्ड्स के फॉर्म में कोई चीज कन्वे करे। वो ये भी हो सकता है वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहे, उसे लगेगा कि बाकी दूसरे लोग काम कर लेंगे। थ्योरी डायरेक्टली टेस्टेबल नहीं होती, ज्यादा ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन होती है। थ्योरी को टेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप थ्योरी को टेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या आप प्रिडिक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जिसको टेस्ट किया जा सकता है, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस, जैसा कि अभी आप लोग भी मुझे बता रहे थे कि हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन, हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन। अजम्पशन है, प्रिडिक्शन है, ऐसी प्रिडिक्शन जिसको टेस्ट किया जा सकता है। एन assumption that can be tested, that can be either true and false, या आप ये कह लो कि a prediction that is testable, a prediction that can be either true or false। तो बेसिकली जब आप ये कहते हो ना प्रिडिक्शन और एन assumption that can be tested, तो बेसिकली हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन या assumption की वो फॉर्म होती है जिसको डायरेक्टली टेस्ट करना पॉसिबल होता है। अब आप ये देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायरेक्टली टेस्ट करना पॉसिबल नहीं था। जो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फर्दर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक हाइपोथेसिस निकाला। हाइपोथेसिस ये था कि जितने विटनेसेस ज्यादा होंगे, चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे कि हेल्प प्रोवाइड की जाए। अब इसमें ये नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक दूसरे पे शिफ्ट हुई। आप सिंपली ये कह रहे हो अब, the more the number of people, the less likely it is that the help will be provided to the victim। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि कोई हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सामने आएगा। अब आप ये देखो, आपके लिए ये पॉसिबल है कि जितने लोग एक सिचुएशन में अवेलेबल हैं उन्हें सिंपली काउंट कर लो। जैसे मैं कह रही हूँ कि इस वक्त इस मीटिंग में 24 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, सॉरी 25 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप इन पार्टिसिपेंट्स को सिंपली काउंट करो एंड उसके बाद आप ये देख लो कि मुझे कितने लोग अटेंडेंस की लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं या मुझे कितने लोग अटेंडेंस की लिस्ट नहीं प्रोवाइड करते। फॉर एग्जांपल, यानी मेरे लिए नंबर ऑफ पर्संस भी काउंट करना पॉसिबल है और मेरे लिए ये भी देखना पॉसिबल है कि जो टास्क मैं कह रही हूँ वो कितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि थ्योरी ज्यादा ब्रॉडर होती है, उसको डायरेक्टली टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। हाइपोथेसिस प्रिडिक्शन होती है जो कि डायरेक्टली टेस्टेबल फॉर्म में होती है, जिसको डायरेक्टली टेस्ट करना पॉसिबल होता है। ये दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं, बेसिकली दोनों एक्सप्लेनेशन ही की फॉर्म है। आप अपने फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों को गलत प्रूफ करना बाद में पॉसिबल होता है। ये जरूरी नहीं होता कि थ्योरी को बाद में गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता। दोनों ही बेसिकली, आप ये कह रहे थे कि थ्योरी किसी एविडेंस की बेस पे होती है, थ्योरी यूजुअली होती है, लेकिन थ्योरी को भी बाद में थ्योरी को भी ट्रू मतलब गलत प्रूफ करना बाद में पॉसिबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा।
तो आप ये नहीं कह सकते कि थ्योरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप बाद में रिजेक्ट या रिफ्यूट नहीं कर सकते। चलें जी, थ्योरीज जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन से जो आप प्रिडिक्शन ड्रॉ करते हो वो बेसिकली आपका हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस के बाद अब आपका सेकंड स्टेप हो गया जो कि फॉर्मुलेटिंग एन एक्सप्लेनेशन था। अब आप चले गए हो थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आप सबसे पहले ऑपरेशनलाइज करोगे हाइपोथेसिस को। ऑपरेशनलाइजेशन ये होती है कि हाइपोथेसिस में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैयर कैसे होंगी, आपने ये एक्सप्लेन करना होगा। या ऑपरेशनलाइजेशन बेसिकली ट्रांसलेशन होती है टेस्टेबल फॉर्म में किसी भी चीज की। ऑपरेशनलाइज करना, कैसे ऑपरेट करोगे आप किसी चीज को, कैसे मैयर करोगे, कैसे टेस्ट करोगे, आपने ये एक्सप्लेन करना होता है। ऑपरेटिव कैसे होगी एक चीज, ऑपरेट कैसे होगी आपकी स्टडी में, आपने ये बताना होगा। जैसे मतलब मैंने इस वक्त आप ये कह रहे हो कि अगर मैं एग्जांपल चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो। मैं वापस आ जाऊंगी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एग्जांपल पे, लेकिन फिलहाल मैं जैसे फर्ज करें मैं ये कहती हूँ कि मेरे हाइपोथेसिस में फियर है। फियर को मैं यूज कर रही हूँ, मैं फियर को मेजर करना चाह रही हूँ। तो ऑपरेशनलाइजेशन ये भी हो सकती है कि आप ये देखोगे कि रिसर्चर टू रिसर्चर ट्रांसलेशन वेरी करेगी। हर कोई फियर को कैसे मेजर करेगा ये चीज वेरी करेगी। रिसर्चर जैसे एक फिनोमेना को अपनी स्टडी में मेजर करने जा रहा होता है वो बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन होती है। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि इंक्रीज इन हार्ट बीट इज बेसिकली फियर, कि आपकी स्टडी में फियर ये होगा कि आप लोगों की हार्ट बीट मेजर करोगे और अगर आपको लगता है कि हार्ट बीट इंक्रीज करी है तो दिस विल बी फियर। तो या आप ये कह लो कि आप अपने पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली पूछ लोगे हाउ मच फियर अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एट द करंट मोमेंट। तो या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू फियर को मेजर कर लोगे, या आप ये कहोगे कि फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट यानी बॉडीली मेजरमेंट लोगे। आप प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजर करोगे जिसका, या हार्ट बीट मेजर करोगे जिसका हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, आप ये कहोगे कि ये पर्सन फियरफुल है। तो सेम फिनोमेना को रिसर्चर डिफरेंट वे में मेजर करने जा रहे होते हैं। जिस तरह से आप किसी फिनोमेना को अपनी स्टडी में मेजर करते हो बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन होती है कि आप किसी कॉन्स्ट्रक्ट को किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हो या मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो। जब आप ऑपरेशनलाइज कर लेते हो, जब ये डिसाइड कर लेते हो कि मेजर कैसे होगा एक फिनोमेना आपकी स्टडी में, उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है अब आप रिसर्च मेथड डिसाइड करो कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करने जा रहे हो। साइकोलॉजी में ये 5 तरह के रिसर्च मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। सर्वे रिसर्च, इससे आप लोग काफी हद तक फेमिलियर हैं। केस स्टडी जैसा कि आप बता रहे थे कि इससे भी कुछ हद तक आप फेमिलियर हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम भी होपफुली आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह से साइकोलॉजी में हम एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी करते हैं और एक हम आर्काइवल रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं। तो आपने सिंपली सिलेक्टिंग अ रिसर्च मेथड में ये डिसाइड करना होता है कि आपकी स्टडी में कौन सा रिसर्च मेथड बेस्ट है यूज करने के लिए। जब आप रिसर्च मेथड डिसाइड कर लेते हैं देन एक और यहाँ पे उसके बाद फेज आता है, अब आपने डाटा कलेक्शन करना होता है। आपने ये डिसाइड करना होता है कि किस पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना है, आप किस पॉपुलेशन को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को आप स्टडी नहीं कर सकते तो आप एक स्मॉलर सैंपल लेते हो जिसको आप स्टडी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहती हूँ कि नमल के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में किन किन इश्यूज को फेस कर रहे हैं, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। अब मैं नमल के स्टूडेंट्स पे स्टडी करना चाहती हूँ तो ये मेरी पॉपुलेशन है। पूरे तमाम नमल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अप्रोच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव स्मॉलर सैंपल सेलेक्ट करूंगी, स्मॉलर सबसेट सेलेक्ट करूंगी जिनसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगी। क्योंकि इकोनॉमिकल भी नहीं है तमाम लोगों से डाटा कलेक्ट करना। सेकेंडली मैं अप्रोच नहीं कर सकती तमाम लोगों को डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो जितने लोगों से डाटा मैं कलेक्ट करूंगी नमल के स्टूडेंट्स में से वो मेरा सैंपल होगा। जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा। एनालिसिस वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च मेथड। आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज कर रहे हो ये आपको बताता है कि आप किस तरह से उस डाटा का एनालिसिस करोगे। जैसे इस केस में मैंने आपको कहा कि द प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ नमल यूनिवर्सिटी आर फेसिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। इस केस में एक सिंपल सा एनालिसिस ये हो सकता है कि मैं
फ्रीक्वेंसी मैं नंबर नोट कर लूं कि जैसा कि आप लोगों की क्लास मुझे ये कहती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एक इशू है, ये एक इशू आइडेंटिफाई किया, कितने लोग इस इशू को यस करते हैं, कितने लोग कहते हैं जी वो इशू फेस करें इंटरनेट कनेक्टिविटी का, उनका नंबर काउंट करने के बाद परसेंटेज निकाल ली। इसी तरह से एक सेकंड इशू ये आता है कि फॉर एग्जांपल क्लैरिटी नहीं होती जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा होता है, ये सेकंड इशू है। ये देख लिया कितने लोग इससे एग्री करते हैं और उसकी परसेंटेज निकाल ली, और इस तरह से आपका एनालिसिस हो जाता है। जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स। जब आप डाटा एनालाइज कर लेते हो तो इसके बाद आपने अपनी रिसर्च की एक ब्रीफ फॉर्म आर्टिकल लिखना होता है। रिसर्च आर्टिकल आप लिखते हो जिसमें आप अपनी रिसर्च के ब्रीफली तमाम स्टेप्स को डिस्क्राइब करते हो, और उसके बाद आप उसको पब्लिकेशन के लिए भेज देते हो। पब्लिकेशन के लिए रिसर्च जर्नल्स को आप सिलेक्ट करते हो और उसमें काम आपका पब्लिश हो जाता है। रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करवाने का पर्पस ये होता है कि जितने लोग रिसर्चर्स आपके काम को रीड भी कर सकें, और जितने लोग उसको स्टडी करना चाह रहे हैं उसको स्टडी करके आपकी स्टडी में से अगर वो कोई टॉपिक प्लान करना चाह रहे हैं तो उस चीज को लेके आगे चल सके। इस तरह से कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स, आप फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट कर देते हो। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिसर्च मेथड्स। बेसिकली आर्काइवल रिसर्च से स्टार्ट करती हूँ जो कि आपने नहीं पढ़ी हुई आई गेस। आर्काइव्स से स्टार्ट करते हैं। आर्काइव्स बेसिकली एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को कहा जाता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा या जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है आर्काइव्स। यानी अभी तक से पहले जितना भी एग्जिस्टिंग कोई भी रिकॉर्ड है वो आर्काइव्स है। वो किसी वीडियो क्लिप के फॉर्म में हो सकता है, किसी ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हो सकती हैं, सिंपली कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई रिकॉर्ड हो सकता है। किसी भी फॉर्म में जो डेटा है ऑडियो वीडियो टेप्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसको आर्काइव्स कहा जाता है। और अगर आप एक स्टडी कंडक्ट करते हो बाय यूजिंग आर्काइव्स तो ऐसी स्टडी को आर्काइवल रिसर्च कहा जाता है। यानी अ रिसर्च इन विच एग्जिस्टिंग डेटा इज यूज्ड to test a hypothesis is termed as archival research. ऐसी हर स्टडी जिसमें आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा यूज करो, यानी आप खुद से डेटा कलेक्ट ना करो, जितना डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है आप वो यूज करो। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में, स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो टेप्स की फॉर्म में, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो डाटा हो सकता है, मैगजीन्स की फॉर्म में। उस डेटा को अगर आप यूज करते हो कि आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट कर सको तो इसको आर्काइवल रिसर्च कहा जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, एक स्टूडेंट है वो ये देखना चाहता है कि नमल यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है। आपने देखो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप हमेशा बड़े कंसर्न होते हैं कि यूनिवर्सिटी पता नहीं कैसी अच्छी यूनिवर्सिटी है या नहीं। अब वो एक प्रॉब्लम है, एक रिसर्च क्वेश्चन है कि कैसी यूनिवर्सिटी है नमल, ये बेसिकली डिस्कस करना है। अब इसका एक आसान सोल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि वो दोबारा से तमाम नमल के स्टूडेंट से मिले, हर एक से ये पूछे कि एक तो तरीका ये है कि नमल यूनिवर्सिटी के जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल लिया जाए, उनसे बातचीत कर ली जाए, एक ब्रीफ सा इंटरव्यू कर लिया जाए, या तो आपको पता चल जाएगा कैसी यूनिवर्सिटी है, उन स्टूडेंट्स के व्यूज देख लिए जाए। इस तरह की स्टडी में या इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम में एक ज्यादा आसान सिचुएशन ये होती है कि बजाय इसके कि वो हर एक से दोबारा मिले और इंडिविजुअली हर एक से ये क्वेश्चन करे कि कैसी यूनिवर्सिटी है, एक आसान वे ये होता है कि जो रिजल्ट है, जो आप ये कह लो कि एकेडमिक या आप ये कह लो एग्जाम ब्रांच को कांटेक्ट करके इस चीज का आंसर लिया जा सकता है। यानी अगर मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरे लिए ये देखना ज्यादा आसान है कि लास्ट 2 to 3 इयर्स का रिजल्ट कैसा है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स, कोई तो रिकॉर्ड नवल यूनिवर्सिटी रखती है ना, एग्जाम ब्रांच आपका इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि साइकोलॉजी में फॉर एग्जांपल या पीसीएस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स थे
जिनका ए प्लस था, कितने स्टूडेंट्स थे जो कि ए ग्रेड में थे, कितने स्टूडेंट्स थे जिनका बी ग्रेड था, कितने स्टूडेंट्स थे जो बी प्लस में थे। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि आप ये देख लेते हो कि अगर ज्यादा परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि 300 स्टूडेंट्स बी प्लस तक आ रहे हैं, तो आप खुद से ये डिसाइड कर लेते हो कि क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी आपकी बी प्लस तक आ रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने ये किया कि बजाय इसके कि मैं हर स्टूडेंट से मिलती और हर स्टूडेंट से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती, एग्जाम ब्रांच को कांटेक्ट करके मैंने एक रिकॉर्ड निकलवा लिया। और रिकॉर्ड में मैंने ये किसी एक डिपार्टमेंट, अब अभी देखो इतने डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड एनालाइज करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपने किसी 2 या 3 डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड देख लिया और ये देख लिया कि परसेंटेजेस कैसी हैं स्टूडेंट्स की, कितने परसेंट लोग किस सीजीपीए के साथ हैं। अगर आपको लगता है कि मेजोरिटी का सीजीपीए अच्छा था, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि मेजोरिटी का सीजीपीए अच्छा नहीं था, तो आपने खुद से ये डिसाइड कर लिया कि जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छी नहीं। बजाय इसके कि आप डेटा खुद से कलेक्ट करते, आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर लिया। इसी तरह से आप ये मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। आप ये मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि वो पर्सन जो कि कोरोना वायरस एक्सपीरियंस कर रहा है, वो किस किस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है। अब आप ये देखो कि आपको डेली आपके टीवी एग्जांपल खुद चेंज किए ताकि रिकॉर्ड्स, डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स के एग्जांपल मैं आपको दे सकूं। इसे आप ये देखो, आपको टीवी पे डिफरेंट प्रोग्राम्स नजर आते हैं जिसमें गेस्ट्स को बुलाया होता है, जिसमें ये डिस्कस हो रहा होता है कि जो पर्सन इवन कल आपके जो मीडिया के लोग थे, उनमें से जितने लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस किसी टीवी चैनल पे पूछे जा रहे थे कि वो खुद अब कोरोना वायरस उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस करें। इसी तरह से आपके न्यूज आपके जो न्यूज पेपर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जिसमें सिम्टम्स की बेस पे बहुत सारा कुछ कवर किया गया। तो आप कुछ न्यूज़पेपर्स सिलेक्ट कर लेते हो। अब आप ये देखो, सारे न्यूज़पेपर्स सिलेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिसर्चर आपके हाथ में होगा आप कितने न्यूज़पेपर्स चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि मैं 2 न्यूज़पेपर्स चूज कर लेती हूँ। एक मैं द न्यूज ले लेती हूँ, एक मैं जंग ले लेती हूँ, या कोई और ले लेती हूँ न्यूज़पेपर। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कर लेती हूँ, एक उर्दू कर लेती हूँ। इसी तरह से ये रिसर्चर की कैपेसिटी पे है वो कितना डाटा एनालाइज कर लेता है। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि एज हमने तकरीबन जो लॉकडाउन था वो मार्च में शुरू किया, तो मैं मार्च, अप्रैल और मई और अभी तक जून का जितना टाइम पीरियड गुजरा है, लास्ट 3.5 मंथ के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, द न्यूज के और जंग के, वो सारे ले लेती हूँ और उसमें जितने भी आर्टिकल्स कोरोना वायरस के सिम्टम्स से रिलेटेड हैं उनका डाटा एनालाइज करती हूँ। और इसी तरह से मैं कहती हूँ कोई XYZ चैनल, 1 या 2 चैनल्स ले लेती हूँ, उस पर जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले हैं जिसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स को डिस्कस किया गया है, मैं उनकी क्लिपिंग्स निकालती हूँ और उसका डाटा एनालाइज कर लेती हूँ। अब आप ये देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल दिया है जिसमें डाटा कलेक्शन, डाटा गैदरिंग जरा मुश्किल थी। जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें एग्जाम ब्रांच से डाटा सारा एक साथ लेना पॉसिबल था। अब आप ये देखो कि यानी आर्काइवल रिसर्च में करंटली आपको डाटा खुद कलेक्ट नहीं करना पड़ा। इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से आपको क्वेश्चनर्स खुद से कॉपी करवाने पड़ रहे होते हैं, वो नहीं करवाने पड़ेंगे। लोगों का इंटरव्यू करने के लिए आपको डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ा होता है, वो आना जाना जाने का जो आपका एक्सपेंसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। यानी इनएक्सपेंसिव मेथड है रिसर्च का, इकोनॉमिकल मेथड है रिसर्च का बेसिकली। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि बाजू का डाटा अवेलेबल ही नहीं होता जो डाटा आपको चाहिए होता है। बाजू का डाटा अवेलेबल होता है लेकिन आपको कोई एक्सेस नहीं दे रहा होता। आप ये देखो कि अब नवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम ब्रांच से डाटा लेना, हर किसी को वो एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स का डाटा इस तरह से रिवील नहीं किया जाता। इसी तरह से बाजुकात डाटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सारे न्यूज़पेपर्स हैं, से 1 मंथ का रिकॉर्ड मिसिंग है, तो डाटा के बाजुकात बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डाटा आपके लिए, एग्जिस्टिंग डाटा को लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, दोबारा से जनरेट करती हूँ लिंक, उसके बाद डिस्कस करते हैं।